मुस्लिम शासकों का इस देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। कहते हैं अगर किसी देश को इस तरह से बर्बाद करना है कि उसका असर आने वाली पीढ़ियों तक रहे तो उसके एजुकेशन सिस्टम पर वार करो। सन 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने राजा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। यहीं से शुरू हुआ भारत पर इस्लामीकरण का सिलसिला। मोहम्मद गोरी के साथ लड़ाई में उसका एक सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक तुर्क सेनापति था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। 1192 में तराइन की जीत के बाद तुर्क सेनापतियों का हौसला और भी ज्यादा बढ़ गया। अब बख्तियार खिलजी ने पूर्व की ओर रुख किया और बंगाल और बिहार तक पहुंच गया। कहते हैं कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया। कई इस्लामिक वैद्य बुलाए गए लेकिन सब असफल रहे। तब किसी ने उसे सलाह दी, मालिक नालंदा विश्वविद्यालय के वैद्य बहुत ही चमत्कारी हैं। पहले तो खिलजी हंसा, लेकिन बाद में जब हालत और भी खराब हुई तो वैद्य को बुलाया गया। वो वैद्य बहुत ही शांत स्वभाव का एक बौद्ध भिक्षु था। भिक्षु ने खिलजी से कहा कि ये दवाई आपको सुबह और शाम लेनी है, लेकिन ईगोइस्टिक खिलजी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं काफिर की दवाइयों को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। उसने कहा अगर तुम में वाकई में कुछ बात है तो बिना दवाई के ठीक करके दिखाओ। तब वैद्य ने कहा कि मैं कल आकर आपका इलाज शुरू करता हूँ। अगले दिन वैद्य जी एक कुरान शरीफ लेकर खिलजी के पास पहुँच गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आप दवाइयाँ नहीं लेना चाहते तो ठीक है, लेकिन दिन में 3 बार कम से कम कुरान शरीफ तो पढ़ ही सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि दिन में 3 बार कुरान शरीफ को पढ़ना है। खिलजी मान गया और कुछ दिन बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ भी हो गया। तब खिलजी ने वैद्य को दोबारा बुलाया और उनसे पूछा कि तुम्हारी दी हुई कुरान से मैं इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। बौद्ध वैद्य ने कहा कि मैंने कुरान के पन्नों पर वो औषधि लगा दी थी जिसे आपने लेने से मना कर दिया था। जब भी आप कुरान पढ़ते समय पन्ना पलटने के लिए अपनी उंगली जीभ से लगाते थे तो वो औषधि आपके अंदर पहुंच जाती थी। बख्तियार खिलजी के अंदर ईर्ष्या की आग उठ पड़ी और वो सोचने लगा अगर ये लोग इतने ज्ञानवान हैं तो मेरी सत्ता के लिए खतरा हो सकते हैं। और फिर खिलजी ने अहंकार में आकर आदेश दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया जाए। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर से विद्यार्थी शिक्षा लेने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में एक समय पर करीब 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य एक साथ पढ़ते थे, यानी हर 5 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक। उस समय भारत की जनसंख्या 5 से 6 करोड़ थी, मतलब 10,000 विद्यार्थियों का होना अपने आप में एक मायने रखता है। विश्वविद्यालय में 8 विशाल परिसर, 10 बड़े मंदिर और 300 से ज्यादा लेक्चर हॉल थे और इसकी लाइब्रेरी में लाखों ग्रंथ रखे हुए थे, जिसमें वेद, गणित, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र और बौद्ध दर्शन तक पढ़ाए जाते थे। यह दुनिया का पहला ऐसा केंद्र था जहाँ प्रशासन, शिक्षक, छात्र, हॉस्टल और लाइब्रेरी सब एक व्यवस्थित व्यवस्था के अंदर चलते थे, यानी मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम नालंदा से ही आरंभ हुआ है। यूनेस्को ने नालंदा को द मोस्ट एशियन यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा है। चीन के यात्री हेनसांग और इत्सिंग ने इसे ज्ञान का सागर कहा था। हेनसांग ने लिखा था नालंदा में प्रवेश आसान नहीं था, पहले एक कठिन परीक्षा पास करनी होती थी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि ज्ञान, अनुशासन और करुणा का साम्राज्य था। सोचिए जरा, आज से 1500 साल पहले भारत इतना शिक्षित था जहाँ से पूरी दुनिया में ज्ञान की रोशनी फैलती थी। कहते हैं कि नालंदा की विशाल लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि वहाँ लगाई आग 3 महीने तक नहीं बुझी थी। लाखों ग्रंथ, सदियों का ज्ञान सब राख बन गया। सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं जला था बल्कि भारत के एक शिक्षा युग का अंत हो गया था। खिलजी ने बंगाल और बिहार के कई बौद्ध केंद्रों को नष्ट किया था। तो ये था मुस्लिम शासकों का इस देश की उन्नति में हजारों योगदानों में से एक योगदान है। ऐसी ही माइंड बॉगलिंग वीडियोस के लिए फॉलो करिए ईगल आई।